प्रोजेक्टाइल मोशन में अब हम देखने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के डिफरेंट फैक्टर्स लाइक हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जिस तरह के हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन है अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, व्हाट इज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल? द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, the maximum vertical distance covered by the body, the maximum vertical distance covered by the projectile is called height of projectile। मतलब जब मैंने एक बॉडी को इनिशियल पुश दी और उसने 2 डायमेंशनल मोशन की तो उसका मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ये है। दिस इज आल्सो कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसको मैं स्मॉल h या कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की जब हम डेरिवेशन करते हैं बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला जो हमारे पास ड्राइव होता है दैट इज vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो ये हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला ड्राइव होता है vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो इसके हम फैक्टर्स क्या, मतलब एमसीक्यूज में से कैसे कैसे बन सकते हैं। हाइट नंबर 1, अगर मैं तमाम फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दूं तो नंबर 1 जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू vi स्क्वायर। मींस अगर मैं वेलोसिटी को डबल करता हूं तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम 4 टाइम्स। अगर मैं वेलोसिटी को 3 टाइम्स करूंगा तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बिकम 9 टाइम्स, वेयर एज ऑल अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल साइन स्क्वायर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम तब होगी अगर थीटा की जगह 90 पुट किया जाए। और अगर आपको मैं 4 डिफरेंट एंगल दे दूं और पूछूं बेटे इनमें से किस पर हाइट मैक्सिमम है और उसमें 90 ना हो, तो आप देखेंगे कि 90 के नियरेस्ट कौन से एंगल है उस पर ऑब्वियसली हाइट मैक्सिमम होगी। और यहीं पे अगर मैं vi को और थीटा को कांस्टेंट कर दूं और अगर मैं g के साथ हाइट का रिलेशन देखूं तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो देखें, अगर मैं एक दो मेरे पास बॉल हैं, एक को मैं अर्थ पे एक ही एंगल पे एक ही वेलोसिटी पे थ्रो करता हूं और एक को मून पे, तो जमीन की अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कुछ और है लेकिन मून की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम है। तो मून पे जब मैं एक बॉडी को इनिशियल पुश दूंगा तो इट विल अटेन मोर हाइट। ठीक है, तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में, और दूसरी बात आपने याद रखना है कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल किस एंगल पे मैक्सिमम होती है, तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होगी जब थीटा 90 होगा। और जब थीटा की जगह हम 90 पुट करेंगे तो हाइट मैक्सिमम का जो रिलेशन हमारे पास आएगा एच मैक्सिमम का, डेट इज इक्वल टू vi स्क्वायर ओवर 2g। और अगर मैं vi स्क्वायर ओवर 2g की वैल्यू पुट करूं तो हमारे पास हाइट में और हाइट मैक्सिमम में रिलेशन आएगा, हाइट मैक्सिमम इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह हमारे पास एक है टॉपिक जिसमें मतलब प्रोजेक्टाइल का एक केस है जिसका नाम है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक प्रोजेक्टाइल को जो टाइम लगा डेट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट की जब हम डेरिवेशन करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम हाइट को 0 बोल देते हैं, क्योंकि बॉडी को अगर आपने यहाँ से फेंका और यहाँ तक गए, जितना उसने अपवर्ड डिस्टेंस कवर किया उतना ही डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर किया। और यहाँ से जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से डेरिवेशन करते हैं दैट इज इक्वल टू vi 2vi साइन थीटा ओवर g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारे पास ये रिलेशन आता है। अगर हम इस रिलेशन को देखें तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू vi। मींस अगर आप वेलोसिटी को डबल कर देंगे, तमाम फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के, तो टाइम ऑफ फ्लाइट डबल हो जाएगी। और टाइम ऑफ फ्लाइट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है अगर तमाम फैक्टर को कांस्टेंट कर दें तो टाइम ऑफ फ्लाइट साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन ही पूछूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, तो आप बोलेंगे सर अभी आपने बताया कि द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट तो यहाँ तक है। तो अगर मतलब मैक्सिमम हाइट ये पूरा टाइम 2vi साइन थीटा ओवर g है, तो मैक्सिमम हाइट ये है, तो फिर इसका हाफ जब हम करेंगे तो टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज नॉट 2vi साइन थीटा ओवर g,
दैट इज ओनली VI साइन थीटा ओवर जी, क्योंकि 2 डिवाइड बाय 2, जब इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह के MCQs आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हम बात करते हैं रेंज की, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज, आप इस वर्ड से वेल फेमिलियर होंगे। रेंज अक्सर आप सुनते होंगे न्यूज में कि इस मिसाइल की रेंज इतनी है। तो रेंज बेसिकली होता है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं तो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। मींस जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर करेगा प्रोजेक्टाइल, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला अगर हम डिराइव करें Vx मल्टीप्लाई बाय टी वाले रिलेशन से, तो यहाँ पर जो रेंज का फॉर्मूला आता है दैट इज VI स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, नॉट साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा हाइट में आता है, यहाँ पर साइन 2 थीटा ओवर जी है। तो रेंज को अगर देखा जाए तो रेंज किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VI स्क्वायर, वेयर एज ऑल अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। वेलोसिटी डबल करेंगे, रेंज विल बिकम 4 टाइम्स। And the most important point, range is directly proportional to sin 2 theta। तो अगर स्टूडेंट मैं आपसे पूछूं कि रेंज किस एंगल पे मैक्सिमम होगी, तो हमें साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है 90 पे, तो हमें थीटा की जगह 45 पुट करना पड़ेगा। तो रेंज मैक्सिमम होगी जब थीटा की वैल्यू 45 होगी और 2 थीटा 90 के इक्वल होगा, और साइन 2 थीटा मीन साइन 90 इज इक्वल टू 1 होगा, देन रेंज विल बी मैक्सिमम। तो अगर बॉडी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अगर आप चाहते हैं कि बॉडी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करे, तो आपको उसको 45 डिग्री एंगल पे फेंकना पड़ेगा। पुराने जमाने में आप अक्सर देखते होंगे मजनीक, जो पुराने जमाने की तोपें वगैरह होती थी और डिफरेंट जो मीजल या तीर कमान, जब तीर को फायर करते थे तो वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करवाने के लिए उनको 45 डिग्री एंगल पे रखकर उनको फायर किया जाता था। तो इसी तरह जो रेंज है, अगर हम यहाँ पर तमाम फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दें, तो या फिर अगर थीटा की जगह अगर हम 45 की वैल्यू पुट करें, तो हमारे पास रेंज मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू VI स्क्वायर ओवर जी। और यहां से हम रेंज में और रेंज मैक्सिमम में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, दैट रेंज इज इक्वल टू VI स्क्वायर ओवर जी इज इक्वल टू R मैक्सिमम साइन 2 थीटा। तो रेंज मैक्सिमम होती है 45 पे, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि 30 और 60 पे भी रेंज इक्वल होती है। अब बोलेंगे सर 30 और 60 पे रेंज क्यों इक्वल होती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर दो एंगल को सम करने से 90 आए तो उन दोनों पे रेंजेस हमेशा इक्वल होंगी। लाइक 15 पे 75 पे रेंज इक्वल होगी, और इसके अलावा 40 पे और 50 पे भी रेंज इक्वल होगी। तो अगर दो एंगल को सम करने से आंसर हमेशा 90 आए तो उन पे हमेशा रेंज इक्वल होगी। हमारी बुक में एक न्यूमेरिकल भी है। और इसके अलावा एक और MCQ भी हमारी बुक का न्यूमेरिकल है कि वो कौन सा एंगल है जिसपे हाइट और रेंज इक्वल होंगी, तो वो एंगल 76 डिग्री है। तो इसमें से इस तरह के MCQs पूछे जा सकते हैं। और एक यहाँ पर रिलेशन लिखने जा रहा हूं जो कि रेंज को, हाइट को, टाइम सबको रिलेट करता है। GT स्क्वायर इज इक्वल टू 8H इज इक्वल टू 2R tan थीटा। इस रिलेशन को यूज करते हुए अगर आपको टाइम दिया हुआ है तो आप हाइट निकाल सकते हैं। अगर आप हाइट और रेंज में जाना चाहते हैं, आपको एंगल गिवन होगा, रेंज से आप हाइट निकाल सकते हैं, हाइट से आप रेंज निकाल सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट्स जो आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा लास्ट में बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल्स, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल्स आर कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। लाइक ये प्रोजेक्टाइल की एग्जांपल है। बैलिस्टिक फ्लाइट और बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं? हर वो बॉडी जिसको आप एक इनिशियल पुश दें, दोज मिसाइल विच आर गिवन बाय एन इनिशियल पुश देन दे फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू इनर्शिया एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इनकी दो इंडिपेंडेंट मोशन होती है, एक इनर्शियल फ्लाइट जिसको आप इनर्शियल मोशन बोलते हैं, और एक एक्सेलरेशन, वर्टिकल फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और द पाथ फॉलोड बाय द बैलिस्टिक मिसाइल इज कॉल्ड बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। तो ये कुछ सिंपल जो है ना वो MCQs हैं जो आपने याद रखने हैं कि बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री क्या होती है। द पाथ फॉलोड बाय द बैलिस्टिक मिसाइल इज कॉल्ड बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। और इसमें ये डिस्कस किया गया है कि अगर शॉर्ट रेंज हो फॉर फ्लैट अर्थ एंड शॉर्ट रेंजेस, जो
पाथ होगा, डेट पाथ इज कॉल्ड पैराबोलिक पाथ। तो अभी तक हम जितने भी प्रोजेक्टाइल पढ़ के आए हैं उसके हमने फ्लैट अर्थ को फ्लैट सपोज किया हुआ है, शॉर्ट रेंज के लिए सपोज किया हुआ है, सो डेट पाथ इज कॉल्ड पैराबोलिक पाथ। फॉर लॉन्ग रेंज के लिए, फॉर लॉन्ग रेंज एंड स्फेरिकल अर्थ, लॉन्ग रेंज और स्फेरिकल अर्थ के लिए जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा डेट इज नॉट पैराबोलिक, डेट इज एलिप्टिकल पाथ। लाइक अगर अर्थ के एक साइड से मैं एक प्रोजेक्टाइल को फायर करता हूं तो हमारी अर्थ कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, तो वो जो पाथ फॉलो करेगी डेट इज लाइक दिस इज एलिप्टिकल पाथ। फॉर लॉन्ग रेंजेस जो पाथ होगा डेट इज एलिप्टिकल। इसी तरह यहाँ पर ये भी डिस्कस है कि अगर ये तो हम जो बात करें ये लो स्पीड प्रोजेक्टाइल्स की बात करें, अगर स्पीड हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल हो तो फिर एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता और उस केस में Vx भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो एरोडायनेमिक फोर्सेस तब ज़्यादा इफेक्ट होंगे अगर प्रोजेक्टाइल की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। और इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं वो पावर्ड, अनपावर्ड और अनगाइडेड होते हैं, और इसके अलावा जो रिमोट कंट्रोल मोबाइल या गाइडेड मिसाइल होते हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं होते।